very good morning my dear students and I wish you very happy new year. ठीक है, सो 2-3 दिनों से मैं थोड़ा बिजी थी, इस कारण मैं वीडियो नहीं बना पाई। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अगेन हमारे वायरस। ठीक है, वायरस का हमने पिछले वीडियो में स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, उसके वेरिएबल साइजेस के बारे में देखा था, है ना। मैंने कहा था मैं वायरस के जो कैरेक्टर्स है उसको भी डीपली टच करूंगी, तो वही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब मैं वायरस का थोड़ा सा जो कैरेक्टर है उन्हें डीपली टच करने जा रही हूँ कि एक्चुअली में वायरस है क्या। देखो, वैसे तो कल शायद मैंने थोड़ा बहुत बताया होगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, कि वायरस है क्या। वायरस एक्चुअली में क्या है, एक प्रोटीन की कवरिंग है उसके ऊपर और अंदर उसकी जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ पड़ा रहता है ना। यही हमने देखा था कि वायरस का जनरल मीनिंग तो यही है कि ये प्रोटीन कोड है और इसमें एक जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ है, यही देखा था। अब देखो कैरेक्टर्स में हम क्या बात करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो हमने कहा था कि पास्चर, डीजे वॉन विस्की ने इसको क्या नाम दिया था, वेनम या पॉइजनस फ्लड। उसके बाद जो एमडब्ल्यू बेजरनेक आए, उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने कहा कि कॉन्टागियम वाइवम फ्लडियम। ये दो इन्होंने लाइंस जो है वो कही थी। वो 1892 के अंदर आए थे, ये 1898 के अंदर आए थे, 6 साल बाद आए थे। ठीक है, अब कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर जो वायरस का होता है कि ये ग्रैनुलर होता है। कैसा होता है, ग्रैनुलर। सो ग्रैनुलर का मतलब एक दाने जैसा, बिल्कुल ग्रेन्यूल जैसा। ग्रेन्यूल मतलब, ग्रेन्यूल क्या होता है डिफाइन करते हैं, तो ग्रेन्यूल वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कुछ स्राव, कुछ सिक्रीशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ग्रेन्यूल व्हिच हैव सिक्रीशन, कोई स्राव इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, मुझे एक्चुअली में नहीं पता कि स्राव को कैसे लिखते हैं, तो मैंने थोड़ा सा लिख दिया। ठीक है, तो ग्रेन्यूल जो है जिसके अंदर कुछ सिक्रीशन हो, कोई ऐसा छोटा सा पार्ट, ऐसा छोटा सा दाना, ठीक है, जिसके अंदर कुछ सिक्रीशन हो, कुछ सिक्रीशन भरा हुआ रहता हो। ठीक है, तो ग्रेनुलर मतलब ग्रेन्यूल जैसा है, यानी इसके अंदर भी क्या है, कोई सिक्रीशन भरा हुआ रहता। अब ठीक है, कोई सिक्रीशन भरा हुआ रहता है, ग्रेनुलर है, तो इसे हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ओनली विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन जितना छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करके हम देखेंगे ना, तो ठीक है ऐसा ही, मतलब बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन जितना छोटा तो नहीं, बट हाँ बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो इसे देखने के लिए हमें हाई मैग्निफिकेशन की जरूरत होती है, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो ये कि होस्ट स्पेसिफिसिटी। शो करता है, होस्ट मैंने डिफाइन किया था कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहना और उसके ऊपर फीड करना, उसे हम होस्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, होस्ट स्पेसिफिसिटी यानी जिस होस्ट को, मान लो शीप का वायरस है जो शीप के अंदर डिसीज कॉज करता है, तो वो शीप के अंदर डिसीज कॉज करेगा, वो उसी के अंदर जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो वायरस ह्यूमन के अंदर एंटर करे। जैसे अभी हाल फिलहाल क्या चल रहा है, कोविड-19 जो है उसकी कई सारी वेरिएंट्स भी आए हुए हैं, है ना। तो कोविड-19 जो है ये एनिमल्स में भी जा सकता है, हम में भी, मतलब ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो एनिमल्स, बट ठीक है, सभी एनिमल्स को हो सकता है, लेकिन प्लांट्स में तो नहीं हो रहा, प्लांट्स में तो नहीं मिल रहा भाई कोरोना वायरस, है ना। सो द सेम कंडीशन इज हियर कि होस्ट स्पेसिफिक है। ऐसे नहीं कि एनिमल में मिलने वाला वायरस प्लांट में भी मिल जाएगा और प्लांट में मिलने वाला वायरस एनिमल में भी मिल जाएगा। कुछ एक वायरस ऐसा होगा जो दोनों में मिल सकता है, बट लगभग ऐसे वायरस होते हैं जो है होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे अगर डॉग में कोई वायरस आता है, डॉग को डिसीज करने वाला है, तो ऐसा नहीं कि वो शीप के अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है,
होस्ट स्पेसिफिसिटी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, तो थर्ड जो इसका कैरेक्टर है वो क्या है, दैट इज ये थर्ड कैरेक्टर इसका क्या है, ये ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को रिस्पॉन्स देता है। ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर में चेंज को ठीक है, क्या करता है, ये रिस्पॉन्स देता है। ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, इट रिस्पॉन्स टू चेंज इन ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। ठीक है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों में ही क्या चेंज ये दर्शाता है। सॉरी, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर में कोई भी चेंज अगर आएगा, मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिया, जैसे कोरोना के अंदर क्या कह रहे हैं, जब भी टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, यानी कि जब भी सर्दियों का विंटर का मौसम आता है तो कोरोना की पीक हो जाती है। यही बोला गया था, बहुत टाइम में यही बोला गया है कि विंटर जैसे ही आएंगे, सितंबर आएगा तो पीक हो जाएगी, क्योंकि ठंड का मौसम होता है ना। ठंड के अंदर जो है ये वायरस जो है वो ज्यादा इफेक्ट करता है एज कंपेयर टू वार्म टेम्परेचर, ठीक है, गर्म टेम्परेचर के। तो यानी कि टेम्परेचर का रिस्पॉन्स है, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो कोरोना कम वृद्धि करेगा, कम ग्रो करेगा, कम वृद्धि होगी उसकी, ठीक है। ऐसे ही ह्यूमिडिटी सब जानते हैं, मॉइस्चर, ठीक है, अगर गीलापन, नमीपन जो है वो होगा और नमीपन के अंदर ये वायरस बढ़ता है तो नमीपन के अंदर इसकी पीक आ जाएगी, फिर आपकी बॉडी के अंदर उस दौरान ये जो है वो सिम्टम्स शो करेगा। क्लियर? अब देखो इसके बाद क्या है, इसको इनएक्टिवेट कैसे किया जा सकता है। इनएक्टिवेटेड बाय कीमो एंड थर्मोथेरेपी। ठीक है, कीमो और थर्मोथेरेपी से क्या होता है, इसे इनएक्टिवेट किया जा सकता है। इनएक्टिवेट यानी देखो, वायरस कभी भी मरता नहीं है, वायरस नेवर डाई, वायरस कभी भी नहीं मरेगा, ठीक है। वायरस क्या है, इमॉर्टल है, कभी नहीं मरता। देखो बाहर अगर है तो नॉन लिविंग है, कल हमने बात कर रहे थे, बाहर है तो क्या है, नॉन लिविंग है, और अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा, है ना। बॉडी के अंदर घुसेगा तो लिविंग हो जाएगा, दैट मींस इसकी डेथ तो है ही नहीं। अगर हम इस ऑर्गेनिज्म को बोले कि ये डेड ऑर्गेनिज्म है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वही तो बात कर रहे हैं हम, नॉन लिविंग है कि लिविंग है, भाई ये तो दोनों के बीच का है, तो फिर ये मरेगा कब, कभी नहीं मरेगा, ठीक है। ये कभी भी मरेगा नहीं, लेकिन इसकी ग्रोथ को कम किया जा सकता है, यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर मल्टीप्लिकेशन ना करे, उस चीज को हम रोक सकते हैं, ठीक है। हमारी मशीनरी को, हमारा जो होस्ट का जो मशीनरी है उसे ये यूज ना करे, उस चीज को हम लोग रोक सकते हैं, उससे ऊपर हम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्लियर? देखो, इनएक्टिवेटेड किससे कर सकते हैं हम, कीमो और थर्मोथेरेपी से। ये दिख रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार दोबारा लिख देती हूँ, कीमो एंड थर्मो, ठीक है। ये दोनों थेरेपीज जो है हम इसको इनएक्टिवेट करने के लिए, कि वायरस जो है वो कम वृद्धि करे, कम ग्रो करे, यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की, तो इसका नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर इसका क्या है, बैक्टीरियल फिल्टर से bacterial filters cannot separate most of the virus।
बहुत सारे वायरस को बैक्टीरियल फिल्टर छानने में असक्षम है। इसी से तो हमें वायरस की पता चला कि वायरस नाम की कोई चीज है, क्योंकि बैक्टीरिया तो फिल्टर हो गया लेकिन वायरस फिल्टर ही नहीं हुआ। वायरस फिल्टर नहीं हुआ तो डिसीज तो अभी भी। समझ में आया? तो हम बैक्टीरियल फिल्टर से बैक्टीरिया को तो फिल्टर कर सकते हैं। किसको फिल्टर कर सकते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को छानने के लिए बैक्टीरिया फिल्टर्स को यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे घर में आपके छन्नी होती है, ठीक उसी तरह से ये फिल्टर भी वैसे ही काम करते हैं। जैसे हम चाय पत्ती को छानते हैं ना, जब चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं? चाय पत्ती ऊपर ही रह जाती है, चाय नीचे चली जाती है। उसी तरीके से फिल्टर्स में कैसे जो वायरस है वो इससे नहीं छनते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है कि ये आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं कर सकता। कैन नॉट बी ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडियम। आर्टिफिशियल मीडियम में इसको मैं थोड़ा सा इससे लिख देती हूँ। कैन नॉट बी ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडियम। आर्टिफिशियल मीडियम यानी जो हमने बनाया है, मैन मेड मीडियम। मैन मेड मीडियम मतलब जो हमने बनाया है, जिसके अंदर हम बाहर से इसको सारा न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जो जो इसकी नीड है वो सब हम इसे प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन तब भी ये ग्रो नहीं कर सकते। व्हाई? रीजन बिकॉज इट नीड्स होस्ट फॉर इट्स मल्टीप्लिकेशन। ये इसको किसी की बॉडी, इसको नेचुरल फिनोमिना ही जो है वायरस की ग्रोथ को प्रमोट करता है। नेचर ही इसे प्रमोट करता है, इसकी वृद्धि को, इसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। आर्टिफिशियली हम कभी भी वायरस को ग्रो नहीं कर सकते। हम कितना भी उसको सारा कुछ प्रोवाइड कर दें, हम प्लास्टिड ही प्रोवाइड कर दें, लेकिन हमें वायरस को अगर ग्रो करवाना है तो हमें कोई होस्ट चाहिए ही, चाहे वो कोई बैक्टीरिया ही एज अ होस्ट हो। अगर हम बैक्टीरियोफेज को भी यूज कर रहे हैं, बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बैक्टीरियोफेज को भी अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? हमें पहले इकोलाई या कोई भी ऐसा बैक्टीरिया चाहिए जिसके ऊपर वो इन्फेक्शन कॉज कर सके। यानी कि वायरस इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर, पैरासाइट यानी परजीवी, इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, परजीवी अंतरकोशिकीय। अंतरकोशिकीय परजीवी होता है। ऑब्लिगेट का मतलब होता है ये पूरी तरह से होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि विदाउट होस्ट ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। फैकल्टेटिव नहीं है। फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है? दोनों वर्ड्स लिखते हैं। फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि जो टेम्परेरी हो, यानी कि ठीक है होस्ट के बिना भी जिंदा है, होस्ट के बाद भी जिंदा है, लेकिन ये होस्ट अगर इसको नहीं मिलेगा तब तक तो ये नॉन लिविंग है, तब तक ये मृत है। लेकिन जैसे ही इसे होस्ट मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये एक लिविंग बन जाएगा। ठीक है, तो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। ऑब्लिगेट मींस व्हिच इज परमानेंट, ठीक है, एंड फैकल्टेटिव मींस टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक है, टेम्परेरी रिलेशन, और ऑब्लिगेट मतलब परमानेंट रिलेशन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहां तक। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि इट डू नॉट हैव ऑटोनॉमी। ठीक है, इनके पास किसी प्रकार का ऑटोनॉमी नहीं। ऑटोनॉमी मींस, ऑटोनॉमी का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म अपना खुद डिसाइड करे, अपने जो भी एक्ट्स हैं उन्हें
डिसाइड करता है, लेकिन वो जो लॉज हैं वो कम्प्लीटली ना तो फिजिकल लॉ और ना ही बायोलॉजिकल लॉज में आते हैं, उसे हम ऑटोनॉमी बोलते हैं। इसके बाद भी बट दे रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये इसके पास कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये खुद ब खुद स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेट करता है। ठीक है, रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, और इसको उसके लिए किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, होस्ट की मशीनरी इसको चाहिए कंट्रोल करने के लिए, लेकिन रेप्लिकेट इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो खुद होता है। ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल समय खुद को रेप्लिकेट करता है और वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, यानी इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर? पहली बात तो वायरस जो है इसमें या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा ओनली। ठीक है, वायरस के पास या तो सिर्फ डीएनए होगा या सिर्फ आरएनए होगा। दैट मीन्स इसकी बॉडी के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ, जेनेटिक मटेरियल जो दोनों जेनेटिक मटेरियल है वो एक साथ नहीं पाए जाएंगे। एक ही जेनेटिक मटेरियल ये पोजेस करेगा, इसके पास होगा ऐसा। लेकिन अदर एनिमल्स में ऐसा, मतलब अदर एनिमल्स में सिर्फ डीएनए नहीं होता, मतलब वहां पर आरएनए भी होता है। यस, वहां पर दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। डीएनए रेप्लिकेट करके क्या बनाएगा? डीएनए। फिर उसके बाद उस डीएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए। हमने आरएनए पूरा स्टडी किया है भाई, एमआरएनए स्टडी किया है, टीआरएनए स्टडी किया है, आरआरएनए स्टडी किया है, एसएनआरएनए स्टडी किया है, एससीआरएनए स्टडी किया है। तो वो सब कुछ हमारी बॉडी में होता है, तभी तो हमने स्टडी किया कि भाई ये सारी चीजें। अब राइबोसोमल आरएनए तो पकड़ रहा था, मैंने बताया था एमआरएनए को, है ना? तो यानी कि जो आरएनए है वो हमारी बॉडी में मिल रहा है, और डीएनए मैंने बताया था कि वो आपकी बॉडी में मिलता है। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर तो ये दोनों मिलेंगे, लेकिन वायरस के अंदर सिर्फ या तो डीएनए होगा या सिर्फ आरएनए होगा। इसी बेस पे वायरस को अगर क्लासिफाई करें हम लोग, तो एक हो गए डीएनए कंटेनिंग वायरस यानी डीएनए वायरस, दूसरे हो गए आरएनए वायरस। ठीक है, आरएनए वायरस दोज हु कंटेन आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब डीएनए जो वायरस है ये तो डबल स्ट्रैंडेड ही होगा, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड ही होता है। मैंने बताया था डबल स्ट्रैंडेड का मतलब 2 लाइन और सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब 1 लाइन, जिसको हम अभी वाटसन क्रिक मॉडल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आरएनए में ये 2 टाइप का होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड और आरएनए डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड भी होता है और डबल स्ट्रैंड भी होता है आरएनए में। आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड और आरएनए में डबल स्ट्रैंड। मैम आपने तो आरएनए का बताया था कि सिंगल स्ट्रैंड ही होता है, एक ही लाइन खींची थी। नहीं, आरएनए कभी कभी डबल स्ट्रैंडेड भी मिलता है। मैंने आपको बताया था टीआरएनए में, देखना जाके, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बीच बीच में बनते हैं। हाँ, लूप्स के अंदर नहीं बनते, लेकिन उसका जो स्टेम रीजन है वहां पर जो है उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। जब हम स्ट्रक्चर करेंगे तो हम इस बात को क्लियर करेंगे कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड और आरएनए डबल स्ट्रैंडेड एक्चुअल में क्या है। ठीक है, कंप्लीट हमें डिस्कशन इसका अभी करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वायरस के कुछ म्यूटेंट फॉर्म्स भी देखे गए हैं। ठीक है, क्या कहते हैं म्यूटेंट को? समथिंग परिवर्तन समथिंग लाइक दैट, इसका हिंदी में मीनिंग होता, मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, सो इट इज फॉर्म्स भी देखी गई हैं। ठीक है, म्यूटेशन यानी कि इसमें कुछ बदलाव, थोड़े बहुत चेंजेस आ जाना, है ना, थोड़ा एडवांस कैरेक्टर आ जाना, दैट इज म्यूटेंट फॉर्म। अब म्यूटेंट फॉर्म देखी गई है, और म्यूटेशन जो है is a character of living being। किसका कैरेक्टर है ये? लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो दैट मीन्स वायरस यहां से बताता है, ओ भाई मैं लिविंग हूं, आई एम लिविंग, बिकॉज मेरी म्यूटेंट फॉर्म जो है वो प्रेजेंट है।
तो वायरस इज लिविंग, ये कौन से स्टेटमेंट जस्टिफाई करती है कि भाई इसकी कुछ म्यूटेड फॉर्म्स पाई, और दूसरी बात ये खुद को खुद ही रेप्लिकेट कर लेता है, इसका जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेशन शो करता है, ये बात भी क्या बताती है कि ये लिविंग है। ठीक है, और मैंने ये लाइन बहुत बार बोली कि ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो होस्ट सेल में करता है, उसको भी लिख देते हैं, मल्टीप्लाई इन होस्ट सेल, होस्ट की कोशिका के अंदर अपना गुणन जो है ये करता है। ठीक है, यानी खुद को बढ़ाता कब है, होस्ट के सेल के अंदर खुद को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है अपने नंबर को। ठीक है, ये भी एक इसका लिविंग कैरेक्टर है। उसके बाद इसका सॉरी उसके बाद इसका लिविंग कैरेक्टर क्या है कि ये एंटीजेनिक प्रॉपर्टी शो करता है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। Now what does antigenic property means? एंटीजेनिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? तो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि ये एंटीजन की तरह बिहेव करता है, बिहेव लाइक एंटीजन। एंड व्हाट इज एंटीजन? एंटीजन इज अ फॉरेन पार्टिकल, इसको हम डीपली डिस्कस करेंगे इन द चैप्टर ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। फॉरेन पार्टिकल जिसके हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने से ही हमारी बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडीज का निर्माण कर देती है। ठीक है, व्हाट डज दिस मीन्स कि इसका मतलब यह है कि एंटीजन जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी, ऐसा पर्सन प्रॉपर्टी। ठीक है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी यानी फॉरेन पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, हमारी बॉडी को बोलता है कि तुम एंटीबॉडी बनाओ मेरे खिलाफ। ठीक है, इसी रहेगा। तो दिस इज व्हाट एंटीबॉडी एंटीजेनिक। ठीक है, चल ये तो हो गए इसके लिविंग होने के कारण। अब इसके नॉन लिविंग होने के कारण क्या है? ठीक है, नॉन लिविंग कैसे? देखो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी का होना भी इसे लिविंग कैरेक्टर्स लिखे, हमने क्या लिखा था? ऑटोनॉमी एब्सेंट है, यही बात इसके नॉन लिविंग नेचर को जो है जस्टिफाई करती है। ठीक है, नॉन लिविंग क्यों है? क्योंकि ऑटोनॉमी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद क्रिस्टलाइज्ड किया जा सकता है। किसने पहले डिस्कवर किया इसका क्रिस्टलाइज्ड होना? दैट इज W.M. स्टैनले। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1935 के अंदर 1935 में क्या किया? तंबाकू मोज़ेक वायरस को इन्होंने क्रिस्टलाइज करके देखा और इन्होंने बताया कि ये जो है वायरस जो है वो बहुत सारे लार्ज प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है, लार्जली ऑफ प्रोटीन। क्या कहा इन्होंने कि वायरस इज नथिंग बट लार्जली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, बहुत सारे प्रोटीन्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है और इसीलिए इसे क्रिस्टलाइज करने में ये सक्सेसफुल हुए थे। कौन? W.M. स्टैनले। ठीक है, W.M. स्टैनले जो थे 1935 के अंदर आए, इन्होंने वायरस के बारे में स्टडी किया, वायरस के क्रिस्टलाइज्ड होने को इन्होंने बताया कि वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, इसे हम स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, उसके बाद ये बाहर की तरफ इनर्ट होता है, होस्ट सेल के बाहर कैसा है? इनर्ट है। ठीक है, होस्ट सेल के बाहर इसके अंदर कोई भी लिविंग कैरेक्टर नहीं प्रेजेंट होता है, सारा का सारा सेल वॉल तो है ही नहीं। अच्छा, ये एक और बात, ये पॉलीसेकेराइड को डिवाइड करता है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का पॉलीसेकेराइड नहीं पाया जाता। डिवाइड ऑफ पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे इन द चैप्टर ऑफ ठीक है, डिवाइड ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स की क्या है? ये डिवाइड है, इसमें किसी भी प्रकार का पॉलीसेकेराइड नहीं पाया जाता। डिवाइड का मतलब होता है नहीं पाया जाता। पॉलीसेकेराइड क्या है इसे हम डीपली और ब्रीफली डिस्कस करेंगे इन द चैप्टर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, अभी आपको याद रखना है कि इसमें पॉलीसेकेराइड नहीं होते, बस। ठीक है, इतनी काम करना है आपको, याद रखना है कि इसमें पॉलीसेकेराइड नहीं होते
और बाकी हम इसे डीपली टच करेंगे बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में। तो ये हमारे वायरस के कैरेक्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। वायरस के जो भी लिविंग कैरेक्टर थे, जो भी नॉन लिविंग कैरेक्टर थे, मैंने पूरा एक ब्रीफ डिस्कस कर दिया है, ठीक है, कि लिविंग क्यों कहते हैं, नॉन लिविंग क्यों हैं, और इसके कैरेक्टर्स के बारे में। क्लियर? तो हमने काफ़ी कुछ इसका वायरस के बारे में जान लिया। अब हम चलेंगे बैक्टीरियोफेज, यानी कि हमारा हार्शे एंड चेज़े एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो थैंक यू।